कि सभी की जिंदगी में हमें पता है आज की रात आप सब बहुत महत्वपूर्ण काम छोड़ करके हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात कहता हूं कि सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो छूटना तय है। किसी का मान जाना और किसी का रूठना तय है। भले ही दर्पण हो या हो दर्प, चाहे ख्वाब हो या दिल, इन्हें कितना बचा लो यार इनका टूटना तय है। इन्हें कितना बचा लो यार इनका टूटना तय है। दोस्तों अब इस कवि सम्मेलन को मैं जिस रंग में लाना चाहता हूं उसमें आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं बहुत सारा लाफ्टर कर सकता हूं, बहुत सारे ठहाके लगवा सकता हूं, बहुत सारी हल्की बातों पर आपको गुदगुदा सकता हूं, लेकिन दोस्तों जिस प्रयोजन के लिए कार्यक्रम हुआ है मैं चाहता हूं सार्थकता की ओर परवान चढ़े। इसमें आप सबकी भूमिका बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं जो लोग निकल रहे हैं वो निकल जाए। कल संडे है, वैसे किसी को कोई काम नहीं है। मुझे याद आता है कि असरदारों से चलती है न सरदारों से चलती है। ये कार्यक्रम 12 जनवरी को होना था, लेकिन ये 9 जनवरी को इसलिए किया गया ताकि कल दूसरे दिन लोगों को जाने की जल्दी ना हो, संडे का दिन मिल जाए ताकि लोग आराम से रात भर कवि सम्मेलन का आनंद ले सकें। तब मैं कहता हूं कि ना सरदारों से चलती है न सरदारों से चलती है ये दुनिया, मेहनत कस के औजारों से चलती है। गुजर जाते हैं बाकी दिन तो सरकारी गुलामी में, गृहस्थी अपनी चलती है तो इतवारों से चलती है। गृहस्थी अपनी चलती है तो इतवारों से चलती है। दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छी बातें, ऐसी बातें आपके दिल के बीच में कह के जाऊं, आपके कानों के बीच में छोड़ के जाऊं कि वो थोड़े थोड़ा आपके हृदय पर स्थापित हो सके। मैं एक युग पुरुष को बुलाना चाहता हूं। ओज की कविता का वो नाम जिसे आपने आस्था चैनल पर बाबा रामदेव जी के सामने वो काव्य पाठ करते हुए जो लाखों जिसके यूट्यूब पर वीडियो के लाइक्स मिले हैं, वो वीडियो अफजल माफ नहीं होगा कि कविता से हिंदी कविता के मंच पर पदार्पण करने वाला नाम जो इन दोनों देश का एक बहुत महनीय, बहुत यशस्वी नाम है। जब वो मंच पर होते हैं तो पूरा माहौल जो है देशभक्ति के रंग में रंग जाता है, तिरंगे के रंग में रंग जाता है। लेकिन इस माहौल में उनको बुलाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूं आप सब अपनी भूमिका निभाते हुए एक बार भारत माता की जय घोष के साथ, एक उद्घोष के साथ देश के बड़े ओज के कवि, ओज के हिमालय श्री योगेंद्र शर्मा जी की अगवानी के लिए माहौल तैयार करें। मैं चाहता हूं पर बड़ी तालियां उनके स्वागत समारोह में उठे। बोले भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी। अब कोई आवागमन कृपा पूर्वक बंद कर देंगे तो मैं बहुत उनका ऋणी रहूंगा। अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द शब्द से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य होकर शिष्ट के कल्याण हेतु विश्वान कविता है सुनो। मांस मोचे धर्म का ही जब धर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्मानुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। और राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्कार शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्यत भाव से नतशीश होकर इस विद्वत मंच सहित आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की जोड़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी।
मेरी कविता। मेरी कविता। मुझे पिछले 2-3 वर्षों में ये याद नहीं आता है कि मुझे इन पंक्तियों पर इतना आशीर्वाद किसी मंच से मिला हो, मुझे याद नहीं आता। मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, बार बार फोन करता हूँ। चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। इसमें इको कर रखा है, इको नहीं चाहिए, आवाज करिए। चार पंक्तियों के माध्यम से आपका मन समझना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। गलतियां हमने बहुत की साहब, बहुत गलतियां की। जब भी मैं उंगली सामने करता हूं कि 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती हैं, गलतियां कहीं ना कहीं हमारी होगी। निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम अफसल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। दो 3 उग्रवादियों को हमने फांसी पर तो लटकाया। अभी हाल में मेमन की फांसी हुई, जब शव सुपुर्द किया गया तो हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल हो गए, हजारों लोग शामिल हो गए। कोई अभियोग किसी देश की अदालत में दर्ज नहीं हुआ। मैं एक अभियोग ऋषि सिंह की इस धरती पर खड़ा होकर एक जिम्मेदार मंच के माध्यम से आपकी अदालत में दर्ज कराना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अरे सही वक्त पर सरेआम अफसल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। अरे एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का पतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। मैं पंक्ति तक पहुंचना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा मोहलत दें, तालियों को रोक कर रखें, सारी तालियों को सहेज कर रखें। मैं चौथी पंक्ति तक आना चाहता हूं, आप लोगों की इजाजत चाहता हूं। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का पतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। और उस मेमन की फांसी भी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में हम लोग की हिम्मत वो पाकिस्तान नहीं करता। मुझे बहुत खुशी हुई 25 तारीख को हमारे देश के प्रधान गए, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आए। 3 देशों की यात्रा की उस दिन। कहीं ब्रेकफास्ट लिया, कहीं लंच लिया, कहीं डिनर लिया। ये अच्छा तो लगा। उस दिन मैं कवि सम्मेलन में फालना में था। 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का कार्यक्रम था। मुझे अच्छा तो लगा। 9:15 बजे मुझे ये समाचार मिले मेरे पत्रकार साथियों के माध्यम से। मेरे पत्रकार साथी यहाँ पर रत्नेश जी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन माफ करना 7 दिन गुजरे होंगे, केवल 7 दिन गुजरे साहब। और मैंने उस मंच से कहा था, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। मैंने उस मंच से कहा था कि अच्छा है हम उस देश में जाएं, बात करें। बात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं इस राष्ट्र को। क्यों? कि मैं दिल्ली की सियासत का हिस्सा नहीं, किसी पार्टी का मोहताज नहीं। मैं 125 करोड़ लोगों के दिलों का मोहताज हूं और मैं उनकी बात कहता हूं, इसलिए सावधान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। आप सब जिम्मेदार, मुझे बताया गया बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज मंच की शोभा 2 राज्य मंत्री यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं। एक वर्तमान में हमारे भाई सुनील जोगी जो उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक हमारे बड़े भाई अब्दुल गफ्फार, भूतपूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, जो आज इस मंच पर विराजमान है।
इनके माध्यम से मेरी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, आप बड़े लोगों के माध्यम से आवाज दिल्ली तक पहुंचे। पंक्तियां पढ़ता हूं, कमजोर तालियां हो सकता मेरी अभिव्यक्ति को कमजोर कर दे। मुझे चेतना देना, हिम्मत देना, हौसला देना कि हैवानों को प्रीत प्यार के गीत सुनाना बंद करो। हैवानों को प्रीत प्यार के गीत सुनाना बंद करो। अरे धूर्त दरिंदों की बस्ती में आना जाना। हैवानों को प्रीत प्यार के गीत सुनाना बंद करो। धूर्त दरिंदों की बस्ती में आना जाना बंद करो। अब तो उस कुत्ते की तुमसे हाथ मिलाना बंद करो और क्षमा दान दे देकर अपने शीश कटाना बंद करो। अब ये मोहल्ला भी जागरूक हुआ। वार्ड नंबर 18। चलो आपने अच्छा सुना तो मैं फिर पढ़ता, निवेदन करता। 2 मस्तक काट लिए गए हमारे सैनिकों के। हेमराज और सुधाकर का मस्तक काट लिया गया। तत्कालीन सरकार की भाषा तो ये होनी चाहिए थी, ये और बड़ी बात हो गई। मैं धन्य हो गया आज इस धरती पर आकर। सुधाकर और हेमराज का मस्तक कटा, इन्होंने बताया कि इस धरती से उनका ताल्लुक था। हेमराज का मस्तक लौट कर नहीं आया साहब। देश की तत्कालीन सरकार की भाषा तो यह होनी चाहिए थी कि अगर 24 घंटे के अंदर हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आता तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन माफ करना, दिल्ली की तरफ से यह भाषा नहीं बोली गई। 125 करोड़ लोगों का हृदय बहुत दुखित था, बहुत दुखी थे। हेमराज का मस्तक लौट कर नहीं आया। उस मां ने 5 दिन तक अनशन किया, अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए अन्न जल का त्याग करके अनशन किया। 5 दिन तक उसके बेटे का मस्तक लौट कर नहीं आया। एक पत्रकार ने उस मां से पूछ लिया, मां जब तुमने अपने बेटे को सेना में भर्ती करा दिया है, उसके प्राण तुमने देश पर न्योछावर कर दिए, फिर उसके मस्तक को प्राप्त करने के लिए जिद क्यों करती हो, अनशन क्यों करती हो? उस मां ने कहा कि बेटा, मैं जानती हूं कि मैंने मेरे बेटे को जब सेना में भर्ती कराया था तो उसके प्राण देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो 9 महीने तक मैंने इस कोख में उस बेटे को पाला है। क्या उसके अंतिम दर्शन का अधिकार भी इस मां को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने पूछा, मां अगर मस्तक मिल भी गया तो क्या करोगी? मां ने कहा, बेटा मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी वृत्ति का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं तमाम राष्ट्र के इस नौजवान पीढ़ी के माध्यम से दिल्ली के दरबारों तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। कहीं दूर होता हूं, थोड़ा सा मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। अगर मुझे कविता पढ़ने की इजाजत देंगे तो 2, 4, 5, 10 मिनट। हाँ, मैं आपसे जिनका बेटा, जिनका भाई, जिनका पति शहीद हो जाता है, जो मुझसे होता है वो करके आता हूँ। एक माँ के पास गया, इंद्रजीत जी हमारे झुंझुनू में शहीद हुए। उस माँ के पास गया, पता नहीं क्यों 5 दिन तक उसके आंसू नहीं रुके साहब। आंखें सूजी हुई। मैंने पूछा, माँ जब बेटा शहीद होता है तो माँ की छाती फूल जाया करती है, तुम्हारी तो आंखें सूज गई, 5 दिन हो गए, तुम्हारे आंसू नहीं रुके माँ। उस माँ का दर्द को मरना क्यों पड़ता है? उस माँ का दर्द कहीं सिमट कर पंक्तियों में जा।
कि मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है अवसाद नहीं, और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। ज्वार उठा था शोणित में पर सपने चकनाचूर हुए, ज्वार उठा था शोणित में पर सपने चकनाचूर हुए, और सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, पंक्ति तो पढ़ता हूं साहब, कि घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, अरे बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान नहीं होता, और सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। हम भारत के स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हुए, इतिहास कलंकित कलुष देश के सैनिक भी कुर्बान हुए। अरे बादशाह पर नजर उठाई वैशी कायर प्यादों ने, और आखिर अपनी जात बताई गीदड़ की औलादों ने, आखिर अपनी जात बताई। शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश हमारे चलो मैं फिर पंक्ति पढ़ता हूं, आपको ताजगी देने की कोशिश, थोड़ी और चेतना जागृत करने की कोशिश करता हूं कि गांडी उठा लो अर्जुन, गांडी उठा। मैं भूलता नहीं साहब, मैंने 200 लोगों की उस चिथड़े हो गई लाशों को भूला हूं जो मुंबई की घटना में हुआ। मैं करगिल में शहीद हुए 527 लोगों को नहीं भूला। मैं पुलिस को नमन करने वाला, प्रणाम करने वाला, सलाम करने वाला वो कवि हूं जो कहता हूं कि अगर 9 पुलिस वालों ने संसद की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर न किए होते तो पूरे विश्व में भारत की नाक कट गई होती। गुरदासपुर के एसपी की शहादत को भी नहीं भूलता मैं, उन 7 लोगों की शहादत को भी नहीं भूलता जो अभी हुई। और मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे कहेंगे कि इसके पास कविता नहीं तो गद्य का सहारा लेता है। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं बहुत छोटी कलम और आप सबके समक्ष अपनी बात केवल 2 पंक्तियों में पहुंचाना चाहता हूं, संकेत के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। मुझे ऐसी चेतना देना, एक भी हाथ खामोश न रहे यदि आप मेरी बात से सहमत हो, अन्यथा आप सारे हाथ खामोश कर लेना, कह देना योगेंद्र शर्मा तुम गलत बोलते हो। पंक्ति पढ़ता हूं कि गाड़ी उठा लो अर्जुन, गाड़ी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो, और लाहौर कराची पिंडी सारा भारत ही भारत कर दो। दहशतगर्दों की फांसी में देशद्रोह के फन कुचले, लेकिन इन घटनाओं पर भी गद्दारों के मन मचले। गद्दारों के बहने वाले आंसू तो घड़ियाली हैं, देश विभाजन के मंसूबे महज पुलाव खियाली हैं। अरे सोने वाली चिड़िया के हम पंख नहीं झड़ने देंगे, मिट जाएंगे लेकिन इसका मान नहीं घटने देंगे। मस्तक भारत माता का हम कभी नहीं कटने देंगे। ये सपने छोड़ो गद्दारों, हम देश नहीं बंटने देंगे। ये सपने छोड़ो गद्दारों, जो लोग दरिंदों की फांसी को नाजायज बतलाते हैं। जब जब भी हमने किसी उग्रवादी को फांसी पर लटकाया, किसी ने उसकी माफी की मांग जरूर कर दी। एक ने तो यह भी कहा कि अगर अफजल को फांसी दी गई तो कश्मीर का गुस्सा बढ़ेगा। 40-40 लोग इकट्ठे हो गए माफी का पत्र लेकर। उनके खिलाफ आज तक हिंदुस्तान में कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो लोग दरिंदों की फांसी को नाजायज बतलाते हैं, गीदड़ भपकी वे भारत के वीरों को धमकाते हैं, उनका पारा आसमान में चढ़ता है तो चढ़ जाए। कश्मीर का गुस्सा बेशक बढ़ता है तो बढ़ जाए, लेकिन गीदड़ भपकी सुनकर ये दिक्कत टोल नहीं सकते, और भारत की धरती पर तुम ये भाषा बोल नहीं सकते। हल्दी घाटी पर अंकित उन गाथाओं को याद करो, तरुणाई में देशभक्ति का ज्वार फिरो बात करो। बहुत अच्छी बात कही मेरी बहन कविता ने। इसने कहा
कि गद्दारों को मैं नमन नहीं कर सकती। विभीषण चाहे राम के भक्त हो सकते हैं, घर के गद्दारों को नमन नहीं कर सकती। मैं हिंदुस्तान का एक चित्र खींचना चाहता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, फिर मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने कहा, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन रहा हो और ये दंश मुझे मेरी छाती